आपने कभी सोचा है कि दो मेटल स्फेयर्स और दोनों मेटल स्फेयर्स अगर आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके चार्ज बदल क्यों जाते हैं? जी हाँ, सोचो। अगर एक मेटल स्फेयर है जिस पर 10 कूलम का चार्ज है, दूसरा मेटल स्फेयर जिस पे 0 कूलम का चार्ज है, अगर हम इन दोनों मेटल स्फेयर्स को किसी एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दें तो इन पे प्रेजेंट चार्जेस का क्या होगा? क्या इन पे पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा? इन दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा? होने क्या वाला है? तो इस टॉपिक को हम समझेंगे आज की वीडियो में। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो भाई फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन दबा दो और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना है। मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 12 की फिजिक्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो और हाँ, प्ले लिस्ट को ज़रूर चेकआउट करो क्योंकि आपको अपनी पसंद की बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। क्योंकि मैं हर रोज अपने चैनल पर एक वीडियो जरूर अपलोड करती हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को समझने के लिए हम बनाते हैं एक डायग्राम। हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये एक मेटल स्फेयर है, ठीक है, जिस पर कुछ चार्ज है। मैंने माना कि इस पर Q1 चार्ज है और इसका नाम A मेटल स्फेयर है, ओके, और इसका पोटेंशियल V1 है। ये हमने माना इस मेटल स्फेयर के बारे में। मैंने माना एक दूसरा मेटल स्फेयर भी है जिस पर कुछ चार्ज है और मैं मान रही हूँ कि इस पर चार्ज Q2 है, इसका नाम B मेटल स्फेयर है और इस पर पोटेंशियल क्या है? V2 है। ऐसा कब है बच्चों? जब ये चार्जेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। सो क्या मैं इसके चार्ज को, हाँ एक चीज और, मैं मान रही हूँ कि इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होने वाली है। तो मैं Q1 को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ? एज आई नो कि भाई Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला C इंटू V होता है। तो Q1 इज द चार्ज ऑफ द कंडक्टर A। सो A कंडक्टर जो है उसका जो है कैपेसिटेंस C1 और उसकी वोल्टेज V1 है। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 V1। ऐसे ही Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C2 V2। दिस इज क्लियर नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इन दोनों मेटल स्फेयर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं किसी वायर की हेल्प से। तो अभी ये तो हमारा बिफोर कॉम्बिनेशन था, ये हमारा बिफोर कॉम्बिनेशन था, ये जो डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पर। अब मैं आफ्टर कॉम्बिनेशन का डायग्राम बना रही हूँ। मैंने माना कि ये जो मेटल स्फेयर ए था, ए मेटल स्फेयर, और इसका पड़ोसी बी मेटल स्फेयर, ये बी मेटल स्फेयर, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2, इसका पोटेंशियल था V1 और इसका पोटेंशियल था V2। अब हम करने क्या वाले हैं? इन दोनों मेटल स्फेयर को किसी वायर की हेल्प से कनेक्ट करने वाले हैं। हमने वायर की हेल्प से इनको कनेक्ट किया तो होगा क्या कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होने लगेगा और ये तब तक होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब जो पोटेंशियल पहले V1 और V2 हुआ करता था बच्चों, अब वो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब हम मान लेते हैं कि अब इन दोनों का जो पोटेंशियल है, वो जो कॉमन पोटेंशियल जो मैं नाम बोल रही हूँ आपको, कॉमन पोटेंशियल मतलब इन दोनों का जो पोटेंशियल हम ले रहे हैं वो हमने मान लिया कि V है। हमने माना इन दोनों का पोटेंशियल V है और अब इनके चार्जेस सेम हो गए हैं क्योंकि चार्ज क्या हो गया है? फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अपनी जगह बदल रहा है। और कब तक अपनी जगह बदलेगा? जब तक कि दोनों पर चार्ज क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। तो मैंने माना कि इस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज Q1 डैश हो जाता है और इस पर क्या हो जाता है? Q2 डैश हो जाता है। तो अब हमें कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। तो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले के लिए बच्चों कॉमन पोटेंशियल मीन्स V and V is
Q ओवर C, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब देखो टोटल चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 था, जो कि पहले कंबाइन करने से पहले रहा था, एंड टोटल कैपेसिटेंस जो है वो हमारा C1 प्लस C2 है, यानी कि हमारा टोटल पोटेंशियल इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। क्या हम Q1 की वैल्यू को C1V1 और Q2 की वैल्यू को C2V2 लिख सकते हैं अपॉन C1 प्लस C2? ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अब होगा क्या बच्चों, ये जब हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया तो अब होता क्या है कि जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब जब अपनी जगह बदलते हैं, तो वहां पर एनर्जी का लॉस भी होता है। तो वो एनर्जी का लॉस भी हम कैलकुलेट करेंगे कि जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वो कितना एनर्जी लॉस करते हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो होगा क्या कि देखो हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, इसके लिए हम एक फॉर्मूला हमने पहले से ही डिराइव किया है, हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला हमें हेल्प करने वाला है एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने में। तो जब हमने इनको रिकम्बाइन नहीं किया था, मतलब जब ये दोनों सेपरेट थे, तब हम इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो हमें टोटल एनर्जी, मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी मिल जाएगी कैपेसिटर की। तो अगर हम UI मान के चले टोटल, तो एनर्जी ऑफ A वाला जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ C1V1 स्क्वायर। इसी तरीके से B कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ C2V2 स्क्वायर। दिस इज क्लियर हुआ ना? क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 और वोल्टेज V1, इसका कैपेसिटेंस C2 और वोल्टेज V2 है। हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमें एक फॉर्मूला ये मिल गया, हमने इसको इक्वेशन 1 मानी, और ये हमारा इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हम दूसरे वाले डायग्राम पर बढ़ रहे हैं, जो कि फाइनल केस में हमें मिला है, मतलब उनको रिकम्बाइन करने के बाद हमें ये मिला है UF। हाफ कैपेसिटेंस तो सेम है, बट वोल्टेज अब हमारी सेम हो चुकी है, तो हाफ C2V स्क्वायर। क्या हम यहाँ से हाफ कॉमन ले सकते हैं? हाफ कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट के अंदर मिला, और V स्क्वायर भी हमें कॉमन मिल चुका है बच्चों। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? हमें एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है UI माइनस UF, सीधे सीधे UI माइनस UF। ठीक है, UI कैसे करेंगे? UI की वैल्यू आप रख दो हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लो C2V2 स्क्वायर। किस में से कॉमन लिया आपने? इसमें से। ठीक है, ये लेके UI, जाहिर सी बात है कनेक्शन से पहले ज्यादा एनर्जी होगी, और जब हमने उनको कनेक्ट किया तो एनर्जी कम हो गई होगी, तो हाफ फिर से एंड C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, चलो हम अगला पेज यूज करते हैं। हाफ C1 प्लस C2, ठीक है, V स्क्वायर में से हमने माइनस किया, एक मिनट में देख लेती हूँ, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इसमें से हमने माइनस किया हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। बच्चों हमें यहाँ पर V की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, जो कि V क्या है, एक कॉमन पोटेंशियल है, और V की वैल्यू, आपको कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिल चुकी है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इस वैल्यू को। ये पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ेंगे, हाफ बाहर ले लेंगे। मैंने आपको वैल्यू बताई C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर।
ये हमारा हो गया। ठीक है, नाउ बच्चों क्या करने वाले हैं, हाफ C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस का हाफ। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, C1 प्लस C2 हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये स्क्वायर है, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब कि ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म का स्क्वायर है। क्या ये स्क्वायर से ये ब्रैकेट कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है ना। ठीक है, अब देखो हाफ को मैं फाइनली बाहर ले रही हूं और मेरे पास अंदर ब्रैकेट में बचता है C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस का C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये मेरे पास फाइनल बचा है। अब मैं इन दोनों का ले लूंगी क्या, LCM। अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है जो कि है C1 प्लस C2, हमारा ये एलसीएम आ गया। जब हम ये एलसीएम लेंगे तो ये ब्रैकेट इस साइड वाले ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि C1 प्लस C2 और C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस का C1V1 प्लस C2V2 का हो गया होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ बच्चों? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बट अगर हम हर स्टेप अपना क्लियर रखें कैलकुलेशन में तो हमें इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अब देखो ये मैं ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करूंगी इसके अंदर, C1 से इस वाले टर्म से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। C2 की मल्टीप्लाई करूंगी तो C1 C2 V1 स्क्वायर एंड देन C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये हमारा ब्रैकेट में मिल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें मिल गया अपॉन में C1 प्लस C2 और ये हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट मैंने ऐसे ही लिख दिया। इस वाले ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, इसीलिए इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे साइन चेंज कर लेंगे, मतलब सारे माइनस के हो जाएंगे। मैंने सबके साइन चेंज किए एंड देन जो भी डिनोमिनेटर में है आई विल राइट दैट वैल्यू हियर, आई हैव रिटन द वैल्यू हियर एंड नाउ कुछ कैंसिल होने वाला है, C2V2 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है। अब मेरे पास टर्म कुछ बचता है, वो क्या बचा है, हाफ ब्रैकेट के अंदर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस का 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में बचता है C1 प्लस C2। क्या इस वाले टर्म में आपको कुछ और कॉमन नजर आ रहा है? क्या आपको C1 और C2 कॉमन नजर आ रहा है बच्चों, है ना? तो क्या हम C1 और C2 को कॉमन ले सकते हैं? हमने इसे भी कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2। एक बार आप लोग चेक करो इस चीज को एंड देन C1 प्लस C2। क्या मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर लिखा एंड नीचे आया C1 प्लस C2। तो बच्चों इतना एनर्जी लॉस हुआ है जो कि आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो और इस फॉर्मूले को अच्छे से आप दोबारा से सीख भी सकते हो। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो हमारा एनर्जी लॉस हुआ इतना, ये वैल्यू हमारे एनर्जी लॉस की है। ठीक है, इस बॉक्स को देखकर कंफ्यूज मत हो ना, ये V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर लिख दिया इसको,
ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यू होती है ये V1 माइनस V2, या फिर आप कहो कि ये जो एनर्जी लॉस की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्यों होगी ये हमेशा पॉजिटिव? देखो, अगर V1 V2 से बड़ा है, तो अगर V1 V2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है और इसका स्क्वायर पॉजिटिव में आने वाला है। ठीक है, तो भी ये वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर V2 V1 से बड़ा है, अगर V2 V1 से बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी ब्रैकेट के अंदर, पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये अगेन पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो यानी कि इन दैट केस ऑल्सो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या सीखने के लिए मिला, हमें ये सीखने के लिए मिला कि अगर हम दो मेटल स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उस केस में एनर्जी लॉस होगा ही होगा। ठीक है, वो सर्टेन है कि एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस हमेशा पॉजिटिव में होगा, और वो हीट की फॉर्म में वो एनर्जी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है, समझाना मेरा काम है। मैं समझा चुकी हूँ, बस इसको प्रैक्टिस करो 2-3 बार, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। पहली बार चैनल पर आए हो तो ऑब्वियसली आई लाइक टू से अगेन कि भाई सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।